जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जय ओझा लेकर के आया हूं करंट अफेयर का रिवीजन सेशन 72nd बीपीएससी के लिए। हम जनवरी 2025 कर चुके हैं, फरवरी 2025 कर चुके हैं, मार्च 2025 कर चुके हैं, अब अप्रैल चल रहा है। इसके बाद मई, जून, जुलाई और जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक का करंट अफेयर कवर किया जाएगा। यहाँ पर चहल एकेडमी ने मेरे संग पहल शुरू किया है। मेरे संग पहल में जुड़ के आप भी अपनी तैयारी को दुरुस्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए यहाँ पर हैं। और फास्ट ट्रैक मोड पर पूरा का पूरा रिवीजन हम लोग करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके के सवाल आपके यहाँ पे बनने के चांसेस है। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल 2025 में, चूंकि हम अप्रैल की ही बात कर रहे हैं, अप्रैल 2025 की, अप्रैल 2025 में किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानक नागरिकता दी, यानी कि विच यूरोपियन सिटी ग्रांटेड द ऑनोरेरी सिटीजनशिप। ऑनोरेरी सिटीजनशिप, मानक नागरिकता प्रदान की किसको? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो आपको नाम याद रखना है लिस्बन, नाम याद रखना है बच्चों लिस्बन। क्लियर पॉइंट, नाम याद रखना है लिस्बन। लिस्बन, लिस्बन क्या है? तो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक है बच्चे। और मानक नागरिकता क्या होती है? एक सम्मान के तौर पे नागरिकता दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे मानक रैंक दिए जाती है ना, जैसे कि धोनी लेफ्टिनेंट है, बट ये थोड़ी कि जाके मैदान में लड़ रहे हैं, एक सम्मान के तौर पर उनको दिया जाता है वो रैंक। तो वैसे ही नागरिकता एक सम्मान के तौर पर दी जा रही है यहाँ पे। तो द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन ने दिया है मानक नागरिकता। ठीक है बच्चे, यानी कि ऑनरेरी सिटीजनशिप। चलिए बच्चे, और ये किस उपलक्ष्य में दिया जा रहा है कि हमारे 50 वर्ष, हमारे राजनीतिक 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं लिस्बन के साथ। 50 वर्ष। ठीक है बच्चे, हर एक जब माइलस्टोन पूरा होता है किसी ना किसी देश के साथ, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हम लोग करते हैं, या फिर सामने वाला देश करता है, फिर हम करते हैं, ताकि हमारे संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। और जो पॉलिटिक्स में आपको पता है, इस तरीके के एक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बच्चे, पोषण पखवाड़ा 2025 की 7वें संस्करण की अवधि क्या थी? पोषण पखवाड़ा। ठीक है बच्चे, पोषण पखवाड़ा नाम से क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं पोषण से रिलेटेड है, यानी कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो पोषण पखवाड़ा बच्चों न्यूट्रिशन से रिलेटेड, यानी कि हर एक नागरिक के पास, या फिर जो भी हमारा महिला है, पुरुष है, हर किसी के पास प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य हमारी सेहत के ऊपर ही है। अगर हम लोग ही सेहतमंद नहीं रहेंगे, हमारे युवा नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, तो आने वाले जनरेशन में हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि 8 से लेकर के 22 अप्रैल तक, 8 से लेकर के 22 अप्रैल तक क्या मनाया गया? पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा। ठीक है बच्चे, याद रखना, पोषण पखवाड़ा इसका 7वां संस्करण था, 7th एडिशन था। तो पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, यानी कि आम लोगों को जागरूकता देना है, या फिर अवेयरनेस फैलानी है पोषण से रिलेटेड, यानी कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड। ये अभियान पूरे भारत में चलाया जाता है। इसमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया बच्चे कि हमारा देश का भविष्य क्या है, या किसी भी देश के भविष्य क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, युवा होते हैं। यही बच्चे आगे चल के हमारे देश को संभालेंगे। चलिए, which ministry is the nodal ministry for the implementing the पोषण अभियान? ठीक है बच्चे, पोषण अभियान को इंप्लीमेंट करने के लिए, पोषण अभियान को इंप्लीमेंट यानी कि लागू करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कौन सी नोडल मिनिस्ट्री आप लोग देखोगे। जाहिर सी बात है भैया, पोषण की जब भी बात होती है ना, जब भी पोषण की बात होती है ना, तो आपके दिमाग में एक बात याद रख लेना, या तो हम यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं, या तो हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। महिलाएं वो जो कि बच्चों को जन्म देती हैं, क्योंकि उनका पोषण भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और बच्चों के लिए तो पोषण जरूरी है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? महिला एवं देखिए बच्चे, याद करने के तरीके हैं, आप कैसे भी याद कर सकते हो, किसी भी चीज से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये मंत्रालय पोषण अभियान का संचालन करता है। इसका उद्देश्य कुपोषण को कम करना है। यहाँ पे आप देखोगे बच्चे हो गए, गर्भवती महिलाएं हो गई, और माताओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो माताओं का स्वास्थ्य काफी ज्यादा नाजुक हो जाता है। उस स्थिति में उनको बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि माताएं अगर स्वस्थ रहेंगी तो जाहिर सी बात है बच्चा स्वस्थ रहेगा। ठीक है बच्चे, चलिए, तो पोषण अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंडर में आता है। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आप लोग इनको सीपीएम के नाम से जानते हो। ठीक है बच्चे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
के छठवें महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम ए बेबी, ठीक है बच्चे, एम ए बेबी आप लोग देखोगे तो कौन सी पार्टी है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है बच्चे, यानी कि सीपीआई, सीपीआईएम, ठीक है बच्चे, सीपीआई बोल रहा हूं, सीपीआईएम, ठीक है बच्चे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, छठवें महासचिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एम ए बेबी की आप लोग बात करोगे। तो अप्रैल में इनको महासचिव बनाया गया था और अब देखोगे ये कांग्रेस से है, ठीक है, याद रखना कांग्रेस से, आप लोग कांग्रेस का ही एक सब्सिडियरी पार्टी कह लो। तो ये कांग्रेस मदुराई तमिलनाडु में आयोजित हुई, ठीक है बच्चे, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक जो लोकल पार्टी हो या फिर नेशनल पार्टी हो, कहीं ना कहीं एक महासचिव का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो महासचिव आप लोगों से हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। और ये क्या, केरला से संबंधित वरिष्ठ वामपंथी नेता है, मार्क्सवादी सोच रखने वाले। चलिए, विच कमिटी रिकमेंडेड द amalgamation of regional rural bank, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी की हम यहाँ पे बात करते हैं। आरआरबी, आरआरबी क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, ग्रामीण बैंक है ना बच्चे, ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक, ठीक है बच्चे, ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी की स्थापना कब हुई थी पहली बारी? तो 1975 में एक बैंक बना करके इसकी शुरुआत की गई थी। इस बैंक का नाम क्या था? प्रथमा बैंक, ठीक है बच्चे, याद रखना, बैंक का नाम क्या था? प्रथमा बैंक, ठीक है बच्चे, बैंक का नाम प्रथमा बैंक। आप लोग देखोगे तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, आरआरबी है, ये बहुत सारे थे, बहुत सारे थे, ठीक है बच्चे। अब इनका एमलगमेशन किया गया, एक मुहिम चलाई गई, एक मुहिम चलाई गई, वन स्टेट वन आरआरबी, ठीक है बच्चे, वन स्टेट वन आरआरबी। पहले एक ही स्टेट के कई सारे आरआरबी होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बनाएगा? नहीं भाई, वन स्टेट वन आरआरबी। इसमें यह भी बताया गया वन स्टेट वन लोगो, इसका लोगो भी अभी हाल ही में जारी किया गया है। पहले अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोगो हुआ करते थे, तो इसका लोगो भी आप देखोगे अभी जारी किया गया था। तो सरकार ने क्या बोला है भैया कि इतने सारे आरआरबी क्यों ऑपरेट करने हैं, एक राज्य में एक आरआरबी रखो भाई। तो जाहिर सी बात है, जितने पुराने आरआरबी आप लोग देखोगे उन सबको मर्ज करने की जरूरत पड़ेगी, उन सबको मर्ज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये रिकमेंडेशन किसने दिया था? बीएस व्यास समिति ने दिया था, बीएस व्यास समिति ने दिया था। समिति का गठन किया गया था 2004, ठीक है बच्चे, 2004। इसका विषय था कृषि और संबंध क्षेत्रों को बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्रवाह, ठीक है, यानी कि आप देखो कृषि के लिए या फिर कृषि के लिए हो गया या किसी भी कृषि से जुड़े क्षेत्र के लिए ऋण इजीली मिल जाए। और आप देखोगे कि ग्रामीण बैंक से ही संभव हुआ था, क्योंकि ग्रामीण बैंक एरिया के हिसाब से क्रेडिट फैसिलिटीज लेकर के आता था। एरिया के हिसाब से, अगर बहुत ही ज्यादा डेवलप एरिया है, बहुत ही ज्यादा संपन्न एरिया, तो वहां के लिए अलग रूल होंगे, गरीब एरिया के लिए अलग रूल होगा। इसीलिए तो आरआरबी बनाए गए थे, हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग आरआरबी, ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो ये आरआरबी की एकीकरण यानी कि एमलगमेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो बीएस व्यास समिति के द्वारा लाया गया है, ठीक है बच्चे। चलिए, हु रेगुलेट्स रीजनल रीजनल रूरल बैंक, यानी कि कौन रेगुलेट करता है आरआरबी को, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो आरबीआई रेगुलेट करता है, क्या बच्चे? आरबीआई रेगुलेट करता है। यहाँ पे कोई भी बैंक होगा ना, तो याद रखना आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाएगा। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नाबार्ड मैंने सुना है, तो बच्चे नाबार्ड नहीं करता। नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड क्या करेगा बच्चों? नाबार्ड सुपरवाइज करेगा इसके फंक्शन को, ठीक है बच्चे, सुपरवाइज करेगा यानी सुपरविजन करेगा इसके फंक्शन को, ठीक है, आरआरबी के फंक्शन को सुपरवाइज करेगा, रेगुलेट नहीं करेगा। याद रखना, रेगुलेट करने का जो काम है वो आरबीआई का ही है। आरबीआई कब बनाया गया था भाई साहब? तो एक अप्रैल को 1934 में, 1935 में बनाया गया था, ठीक है बच्चे। एक एक्ट पास किया गया था, आरबीआई एक्ट 1934, 1934। और ये किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था आरबीआई? तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, ठीक है बच्चे, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, याद रखना आप लोग, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। एक एक चीज, मुंबई में इसका मुख्यालय है, लेकिन पहले इसका मुख्यालय जब भी बनाया गया था तो कलकत्ता में था, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है बच्चे। चलिए, अब यहाँ पे देखोगे जो अगला सवाल आता है, अगला सवाल क्या है बच्चे आपका? अगला सवाल देखोगे आप लोग, चलिए अगला सवाल है हु रेगुलेट्स, अच्छा ये तो हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, यानी कि शेख हमदान बिन मोहम्मद
बिन राशिद अल मखतूम। ये पूरा एग्जाम का पेपर है, इसका नाम है। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, याद तो रखना पड़ेगा, एक दो नाम, एक दो शब्द याद रख लेना, मे भी आपको याद आ जाए, है ना। बट पूछा तो जाएगा ही, और पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो मुंबई के क्राउन प्रिंस, तो दुबई के क्राउन प्रिंस, ठीक है बच्चे, मुंबई के नहीं, मुंबई के तो होते ही नहीं है। दुबई के क्राउन प्रिंस आप लोग देखोगे, ठीक है बच्चे, दुबई के क्राउन प्रिंस। और ये यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, यूएई, ठीक है बच्चे, यूएई के, ठीक है, डेप्यूटी पीएम, डेप्यूटी पीएम, पीएम एंड डिफेंस मिनिस्टर भी है, ठीक है बच्चों। डिफेंस मिनिस्टर, ये आप लोग याद रखोगे, डिफेंस मिनिस्टर के पद पर भी आप इनको देखते हो, ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो यूएई के डिफेंस मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर के पद पर भी इनको देखते हो, नाम याद रख लेना, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। When will the first overseas campus of IIM Ahmedabad and IIFT be open? यानी कि IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है बच्चे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, याद रखेंगे आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन, फॉरेन, ठीक है बच्चे, फॉरेन ट्रेड, ट्रेड आप देखोगे, ठीक है, इसका दोनों का, आईआईएम और आईआईएफटी का ब्रांच, पहला ब्रांच जो ओवरसीज खोला गया वो दुबई में खोला गया, ठीक है बच्चे, वो दुबई में खोला गया है, पहला ब्रांच आईआईएम और आईआईएफटी का आप लोग देखोगे दुबई में, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। और ये इंटरनेशनल लेवल पे खोला गया है, तो डेफिनेटली इसका इंडिया, इंडिया के कोर्सेज हम लोग अब बाहर पढ़ाएंगे, और जो भारतीय वहां पे रह रहे हैं उनको हमारे इंडियन कोर्सेज को पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो वो इंडियन डिस्पोरा जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए बहुत एक अच्छी पहल है कि हमारे संस्थान वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनको बहुत इजीली यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है बच्चे। चलिए, India and Dubai will jointly set up a ship repair facility in which Indian cities? भारत और दुबई मिलकर किस भारतीय शहरों में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करेंगे, ठीक है बच्चे, याद रखना, जहाज मरम्मत, जहाज मरम्मत की बात आएगा बच्चों तो MRO लिख लेना, MRO, एम का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस, इसको हम MRO फैसिलिटी बोलते हैं, मेंटेनेंस, ठीक है बच्चे। उसके बाद आर का मतलब आप लोग देख लोगे, रिपेयर, ठीक है बच्चों, रिपेयर, ओ का मतलब आप लोग देख लोगे, ओवर हॉलिंग, ओवर हॉलिंग, तो ये MRO, ठीक है बच्चे, ये तीन नाम आप लोग याद रखना। तो भारत और दुबई मिलकर भारतीय शहरों में जहाज मरम्मत की सुविधा स्थापित करने वाले हैं, तो नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, कोच्चि और वादीनार, ठीक है बच्चे, कोच्चि और वाडीनार। और स्टेट की बात कर लेते हैं तो केरला और गुजरात, ठीक है बच्चों, केरल, केरल और गुजरात, स्टेट भी पूछा जा सकता है आपसे, और लोकल जगह भी पूछा जा सकता है, तो केरल की बात कर लेते हैं तो कोच्चि, और वाडीनार की बात कर लेते हैं तो गुजरात। क्लियर पॉइंट बच्चों। यह परिसर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आपको पता है भारत के लिए शिप्स बनाता है, भारत के लिए शिप्स बनाता है, ठीक है बच्चे, जो इंडियन नेवी को शिप्स वगैरह दिया जाता है तो भारत के लिए शिप्स बनाता है, ठीक है बच्चे, ये याद रख लेना। उसके बाद आप लोग देखोगे और ड्राई डॉक्स वर्ल्ड यूएई का जो कंपनी है वो काम करेगी, दोनों कंपनियां रखना, ड्राई डॉक्स और यूएई की और हमारी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी राफेल मेरीन फाइटर एयरक्राफ्ट विल इंडिया बाय फ्रॉम फ्रांस, ठीक है, अभी देखिए फ्रांस से कितने राफेल हम लोग खरीदने वाले हैं, फ्रांस से कितने, डील हो चुकी है हमारी तो 26 की, ठीक है बच्चे, 26 की। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखने वाली है कि ये जो हुआ है ना भाई साहब 2025 की डील है, 2025 की डील है, लेकिन इसके बाद भी डील हुई है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। 2016 में आप लोग देखोगे 36 राफेल की डील हुई, 2025 में आप लोग देखोगे कि यहाँ 26 राफेल की डील होगी, 2026 में अभी 114 और राफेल की डील हुई है, 114 और राफेल की डील हुई, जो लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है बच्चे। और ये 114 में आप दो बातें याद रखना, जो 96 है वो भारत में बनाए जाएंगे, 96 जो है वो भारत में बनाए जाएंगे। उसके बाद देखोगे जो 18 है वो तो भाई फ्रांस में ही बनाया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल कितने राफेल की डील हुई है अभी तक फ्रांस से, तो 176 राफेल हम लोग
डील कर चुके हैं फ्रांस से। ठीक है बच्चे, टोटल की बात कर लेते हैं तो 176 राफेल की डील हम लोग कर चुके हैं, और इसकी डिलीवरी आप लोग देखोगे मोस्ट प्रोबेबली 2030 तक हो जाएगी। ठीक है बच्चे, 2030 तक इसकी डिलीवरी हो जाएगी। चलिए, यह विमान फ्रांसीसी कंपनी दसॉल, हम लोग दसॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, दसॉल एविएशन, ठीक है याद रखना, दसॉल्ट एविएशन, दसॉल्ट एविएशन के साथ डील हम लोगों ने किया है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। अब इस सौदे की लागत 63,000 करोड़ है। याद रखना, मैं बात कर रहा हूँ 26 जो 2025 में डील हुआ है इसका। ठीक है, क्योंकि इसका सवाल है, तो 63,000 करोड़ आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। राफेल मरीन लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना के किन जहाजों पर तैनात होंगे? अब ये क्या है राफेल भाई साहब? तो एक राफेल क्या है, तो राफेल जेट है ना, याद रखेंगे। तो किन पे ये तैनात किए जाएंगे? तो आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, याद रखना। आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। ठीक है बच्चे, आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप। ठीक है बच्चे, इंडियन नेवल शिप, और दो इंडियन नेवल शिप का नाम याद रखना, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, इसी पे लगाए जाएंगे ये दोनों के, ये पूरा पूरा राफेल। ठीक है बच्चे, अब देखिए आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का, ठीक है, विमान वाहक पोत है डेफिनेटली, जिसपे हम लोग जेट वगैरह लेकर के जाते हैं। आईएनएस विक्रांत भारत निर्मित पहला स्वदेशी विमान, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, आईएनएस विक्रांत। और ये आईएनएस एक बहुत पुराना भी हुआ करता था जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे था। तो वो आईएनएस विक्रांत डिस्ट्रॉय हो गया, तो कहा जाता है कि ये आईएनएस विक्रांत जो पहली बार भारत ने बनाया था, जब आत्मनिर्भर भारत का हम लोगों ने कैंपेन चलाया था, तो तब की बात है। आईएनएस विक्रांत हम लोग लेकर के आए थे। ठीक है बच्चे, तो राफेल मरीन विमान इन दोनों पोतों पर ही तैयार किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which country supported India's permanent membership in the United Nations Security Council? जो मीटिंग हुई थी अप्रैल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक है बच्चे, याद रखना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें किस देश ने हमें सपोर्ट किया है कि भैया इसको परमानेंट मेंबर होना चाहिए? ठीक बच्चों, याद रखना। तो बहुत सारे देश हैं तो याद रखना, लेकिन हमें क्या बताया जा रहा है कि अब जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा उसमें से आप लोग देखना, और 2025 का स्पेशली बता रहा है, तो करंट आंसर याद रखना। ठीक है, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। ठीक है बच्चे, और ये भी पूछा जा सकता है यूरोप का कौन सा देश, तो वो भी आपका स्लोवाकिया ही है। ठीक है बच्चे, और इसकी राजधानी की बात करें तो ब्रेटिस्लावा, ब्रेटिस्लावा इसकी राजधानी है। और यूरोप के मैक्सिमम देशों का करेंसी आप देखोगे यूरो है, तो यूरो ये करेंसी आप लोग याद रखोगे। ठीक है बच्चे, कैपिटल करेंसी। और मेन जो करंट न्यूज है वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025, ग्लोबल, ठीक है बच्चे, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025। तो when was the 9th edition of the ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 है? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का नौवां संस्करण कहां पर किया गया था? अब ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया भर से देश आएंगे, उनके बड़े बड़े कंपनीज आएंगी, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं वो भी आएंगे। यहाँ पे डिबेट की जाएगी, बातचीत की जाएगी, टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्रूव किया जाए, और सारे के सारे देश अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। जिसको लगेगा कि मैं उसकी टेक्नोलॉजी को अपना लूं या वो मेरी टेक्नोलॉजी को अपना ले, तो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान किया जाएगा, शेयरिंग की जाएगी। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में आप लोग याद रखोगे, न्यू दिल्ली में। ठीक है बच्चे, न्यू दिल्ली में 10 से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में, 10 से लेकर के 13 अप्रैल 2025 तक, ठीक है बच्चे, 2025 तक आयोजित किया गया था। क्लियर पॉइंट। अब देखिए थीम का, इसका थीम क्या थी? संभावना। ठीक है, संभावना का मतलब होप है या फिर चांसेस है हमारी टेक्नोलॉजी के इंप्रूव करने के, हमारी इंप्रूवमेंट की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर हम लोग साथ में मिलकर के कार्य करें तो। इसका उद्घाटन एस जयशंकर जी ने किया था। एस जयशंकर आप सभी को पता है, ठीक है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। ठीक है बच्चे, यानी कि विदेश मंत्रालय इनके पास। देखो, who launched the Niveshak Didi initiative to promote financial literacy among rural women? ग्रामीण महिलाओं में, ठीक है बच्चे, ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे निवेशक दीदी पहल शुरू की गई है। ठीक है बच्चे, पहल शुरू की गई है। सबसे पहले आप लोग देखोगे वित्तीय सहायता क्या होती है, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? अपने फाइनेंस को मैनेज करना आना चाहिए, यही बात होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है?
अपने फाइनेंस को मैनेज करना आना चाहिए। अब फाइनेंस को मैनेज करने का मतलब क्या है बच्चे? फाइनेंस को मैनेज करने का मतलब क्या है? फाइनेंस को मैनेज करने का मतलब ये है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कितना बेहतर कर पाते हो, यानी कि अपनी वित्तीय योजनाएं कितनी बेहतर आप बना पाते हो। आपको पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ को खर्च करना है, ये सारी सारी प्लानिंग आप लोग देखोगे तो फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चे? तो ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी पहल शुरू की गई है। निवेशक दीदी पहल शुरू की गई है। ठीक है बच्चे, याद रखना। और इन्वेस्ट अभी क्या होगा, आंसर क्या है इसका? क्या बोला, हु लॉन्च, तो किसने लॉन्च किया है? ठीक है बच्चे, याद रखना। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे, याद रखना। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, यानी कि IEPFA। IEPFA, ठीक है बच्चे, IEPFA। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। और दूसरा आप लोग देखोगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है बच्चों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है? ये पोस्ट ऑफिस है, भारत का जो पोस्ट ऑफिस है, इसी ने एक बैंक शुरू कर दिया है। ठीक है बच्चे, तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। ठीक है बच्चों, पेमेंट बैंक है, याद रखना। ये कॉमर्शियल बैंक नहीं, ये पेमेंट बैंक है, यानी कि ये सिर्फ हमारे पैसे जमा करता है और उन पर हमको ब्याज देता है। और ये 2018 में बनाया गया था इंडियन पोस्ट के द्वारा, अपने ही एक ब्रांच को पेमेंट बैंक में कन्वर्ट कर देने के बाद। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक पहल शुरू किया। पहल का नाम क्या है भाई साहब? निवेशक दीदी। निवेशक दीदी। अब देखिए क्या है, ये पहल ग्रामीण महिलाओं में निवेश और यानी कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना, अपने पैसे को मैनेज कैसे करना, वित्तीय शिक्षा यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को खर्च करना, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, अपनी हैबिट में मनी मैनेजमेंट कैसे लेकर के आना है, ये सारी सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। इसमें इंडिया पोस्ट की महिला डाकिया निवेशक दीदी के रूप में काम करती है, यानी कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस है उसकी जो महिला डाकिया है वो काम करती है निवेशक दीदी का, उन्हीं को ये रोल दिया जाता है। ठीक है बच्चे, यह पहल महिला अर्ध शहरी और वंचित क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाता है, यानी कि जो सेमी रूरल और सेमी अर्बन क्षेत्र है उन पे ये अप्लाई किया जाता है। निवेशक दीदी क्या होती है? इंडिया पोस्ट की महिला डाकिया। इंडिया पोस्ट की महिला डाकिया को हम लोग क्या निवेशक दीदी के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय और निवेश शिक्षा प्रदान करती है, सभी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है बच्चे, ये गाँव जाती हैं, मिलती हैं महिलाओं से और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करती हैं, जागरूकता फैलाती हैं। ठीक है बच्चे, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के अंडर में काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स। ठीक है बच्चे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर, याद रखना। तो कॉर्पोरेशन अफेयर्स के अंडर में काम करता है ये। यह मंत्रालय कंपनी कानून और कॉर्पोरेट क्षेत्र से संबंधित। ठीक है बच्चे, IEPFA का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना होता है। ये मत समझना कि ये सिर्फ महिलाओं की बात कर रहा है। ठीक है, ये महिलाओं की बात कर रहा है। ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ये इन्वेस्टमेंट की बात करता है, ना कि महिलाओं के इन्वेस्टमेंट की। ठीक है बच्चे, वो पहल जो है निवेशक दीदी वो महिलाओं के लिए शुरू किया गया था, ये उसके साथ था। क्लियर है भाई बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री सेट अप द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? कौन सी मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। किसके अंडर में आता है? पोस्ट बैंक। किसके किसके अंडर में आता है? पोस्ट ऑफिस, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में। तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में ही रहकर किसने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना करवाई गई थी। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 2018 में करवाई गई थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है बच्चे, और इसका टैगलाइन क्या है? आपका बैंक आपके द्वार, यानी कि इसके जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो गांव-गांव में जाकर के अकाउंट खोल देते हैं कि भैया आपको अकाउंट की जरूरत है, ये हमारा ग्रामीण बैंक है और हम लोग ये खुलवाना चाहते हैं। नॉट ग्रामीण बैंक, ये हमारा पोस्ट ऑफिस का बैंक है, खुद का बैंक है। आपका हर एक गांव में पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा, तो उसी पोस्ट ऑफिस में एक ब्रांच लगी रहती है, तो पूरा ये लोग जाके समझाते हैं, इजिली एक्सेस है तो पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। डोर डोर स्टेप बैंकिंग देते हैं ये लोग। Which agency is investigating the 2008 मुंबई टेरर अटैक इन केस ऑफ इंडिया? ठीक है बच्चे, 26/11 आपको अच्छी तरह से पता है, 26/11 आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है बच्चे, 26/11। तो 2008 में जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था, तो कौन सी एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है?
तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है बच्चे। अब पॉइंट ये है कि सर ये एनआईए ही क्यों? बच्चे होता क्या था कि कोई ऐसी स्पेशल एजेंसी नहीं थी, तो इसी तरीके की, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके के एक्टिविटीज या टेररिस्ट अटैक पे ध्यान दे या फिर रोकने की कोशिश करें। तो 26/11 के बाद हमको ये समझ में आया कि यार हमको एक ना प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जो कि सिर्फ इसीलिए काम करे। और सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, जो स्टेट पुलिस हो गई, ये सेंट्रल और एजेंसी हो गई, सब इससे जुड़े रहेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनआईए, ठीक है। तो एनआईए इस अटैक के बाद ही 2008 में बनाया गया था, ठीक है बच्चे। तो स्पेशली इसी घटना के बाद बनाया गया था, तो इस वजह से इस घटना की जांच सबसे पहले इसी ने ही शुरू की, ठीक है बच्चे, याद रखिए। तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली में, आप लोग देखोगे इसका हेडक्वार्टर, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 26/11 के हमले के लिए ही किया गया था। Where was the third BIMSTEC agriculture ministers meeting? ठीक है, BIMSTEC आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल रीजन में जितने भी देश हैं उनका एक ग्रुप है, ठीक है। इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, और 2025 में कहां पे हुई थी? तो काठमांडू नेपाल में हुई थी, ठीक है बच्चे। काठमांडू काठमांडू नेपाल में मीटिंग की गई थी, ठीक है बच्चे, याद रखना। काठमांडू नेपाल में किसने? तो कृषि मंत्रालय, ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो कृषि मंत्री हैं, सभी देशों के कृषि मंत्री हैं, तो उनकी मीटिंग की गई थी, ठीक है बच्चे, याद रखना। और कब से? तो 10 अप्रैल 2025 को यह आयोजित किया गया था। और भारत में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके पास है? तो शिवराज सिंह चौहान जी के पास है। तो ये शिवराज सिंह चौहान जी के मतलब ने इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है बच्चे, याद रखना। शिवराज सिंह चौहान जी को हम लोग शॉर्ट में मामा जी ही कहते हैं। What was India's installed renewable energy capacity by 31 मार्च 2025? ठीक है बच्चे, अभी देखिए 31 मार्च 2025 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, यानी कितनी क्षमता है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है बच्चे। नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है, पहले तो आप ये बताइए। तो याद रखना, जिसको हम रिन्यू किया जा सके, रिन्यू बोले तो आप देखोगे पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है बच्चे। आप देखोगे पवन ऊर्जा हो गया, यानी कि जो वायु से हम लोग चलाते हैं पंखुड़ी, और उससे बिजली बनाते हैं, ठीक है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यानी कि धरती का जो गर्मी है उससे हम लोग बनाते हैं, या फिर कोयले से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है बच्चे। सनलाइट हो गया, यानी कि आप देखोगे सनलाइट से जो बिजली बनाते हैं, वो सारी चीज आप लोग देखोगे, ठीक है बच्चे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हम लोग पानी से बनाते हैं, ठीक है बच्चों। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो आप पानी से बनाते हैं। ये सारी की सारी जो सुविधाएं आप लोग देखोगे, ये नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है बच्चे, यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वर्ष 2024-25 में कितना भाई साहब? तो 29.52 गीगावाट नई क्षमता जोड़ी गई, ठीक है बच्चे, नई क्षमता जोड़ी गई। और कितना हो गया है? तो 220.10 गीगावाट की हमारी क्या हो चुकी है भाई? प्रोडक्शन हो चुका है। हमारा एक टारगेट रखा था, हमारा एक टारगेट रखा था कि 2070 तक आते आते हम लोग जीरो जीरो कार्बन एमिशन अपना लेंगे, जीरो कार्बन एमिशन अपना लेंगे, यानी कि हमारा जो कार्बन एमिशन होगा ना वो जीरो होगा, ये हमारा लक्ष्य था। और 2030 तक का, 2030 तक का हमारा कार्बन ये क्या था कि 500 गीगावाट, क्या 500 गीगावाट हम लोग क्या बिजली बनाएंगे, 500 गीगावाट हम लोग बिजली बनाएंगे। कौन सी? नवीकरणीय ऊर्जा वाली, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है बच्चे, नवीकरणीय ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026, ठीक है बच्चे। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026, ठीक है, याद रखना। किस संगठन ने जारी किया है? कौन सा संगठन जारी करेगा, आपका सवाल ये होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो याद रखिएगा, whenever we discuss about the physical health of any state, तो ये नीति आयोग ही जारी करेगा, ठीक है बच्चे। नीति आयोग ही जारी करेगा, क्योंकि नीति आयोग ही जारी करता है, ठीक है। तो 2025 में भी नीति आयोग ने ही जारी किया, और ये करेगा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों क्योंकि हम 25 का कर रहे हैं, तो नीति आयोग ही जारी करेगा, नीति आयोग ही जारी करता है। तो बच्चों ये रिपोर्ट 2025 में नई दिल्ली में जारी की जाएगी। इसका उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति का आंकलन करना है, ठीक है बच्चे। अब वित्तीय स्थिति का आंकलन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है बच्चे। किसी भी स्टेट का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये आपको बताना है। और इसी इंडेक्स से पता चलेगा यानी कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म
कर रहा है फाइनेंशियली, तो नीति आयोग। ठीक है बच्चे, ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स बनाता है। अच्छा, फिस्कल शब्द का मतलब समझिए, यानी कि फिस्कल का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपकी एक्सपेंडिचर, यानी कि आपकी आय और आपका व्यय, यानी कि एक्सपेंडिचर यानी व्यय। ठीक है बच्चों, आय और व्यय की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो आय के मुकाबले आपकी व्यय कितनी है, ये बताता है फिस्कल। तो फिस्कल हेल्थ का मतलब क्या होता है, आपकी आय और व्यय दोनों का कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर आप 50 लाख कमा रहे हो और 60 लाख का खर्चा है, तो जाहिर सी बात है भैया आपका 10 लाख का घाटा है, तो फिस्कल डेफिसिट में जा रहा है। और अगर आप कमा सिर्फ 10 लाख ही रहे हो लेकिन आपका खर्चा 7 लाख है, तो 3 लाख यहाँ पे आप प्रॉफिट में हो, समझिए आप, तो यहाँ पे सरप्लस कहलाता है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, यानी कि अधिशेष कहलाता है। चलिए, where was the 13th ministerial meeting of the India UK Economic and Financial Dialogue held? देखिए बच्चे, इंडिया और यूके मुलाकात करते हैं हर साल, और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग पे बातचीत होती है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, आर्थिक और वित्तीय। ठीक है बच्चे, आर्थिक आर्थिक और वित्तीय, आर्थिक और वित्तीय, ठीक है बच्चे, आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पे बातचीत होती है। यानी कि हम लोग अपने संबंधों को कैसे गहरा कर सकते हैं, हम लोग अपने संबंधों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो हम क्या आर्थिक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर बातचीत करते हैं। तो भारत ब्रिटेन आर्थिक वित्तीय संवाद की 13वीं मंत्री स्तरीय, यानी कि यहाँ पे मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक आयोजित की गई। कहाँ पर साहब, तो लंदन में कहाँ पे, यूके में। कहाँ पे, 8 अप्रैल, कब, 8 अप्रैल 2025 को आयोजित की जा रही है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा कि दोनों के दोनों देश यहाँ पर आर्थिक और वित्तीय सहयोग पर चर्चा करते हैं कि भैया आपके यहाँ पे कौन कौन सी तरकीबें अपनाई जा रही है, कौन कौन से पहल चलाई जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। आप चाहो तो हमारे साथ भी ये चीजें कर सकते हो, है ना। तो सारी सारी चीजें आप लोग यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है बच्चे, चलिए, भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय संवाद देखोगे लंदन में। इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझौता ज्ञापन। ठीक है बच्चे, भारत ने एक समझौता, ठीक है बच्चे, क्या समझौता ज्ञापन जारी किया है, भारत ने समझौता ज्ञापन जारी किया है। और किस लिए जारी किया है, कि एक वैधानिक, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग, ठीक है, या वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग शुरू करने के लिए। ठीक है बच्चे, याद रखना, यानी कि साइंटिफिक, ठीक है बच्चों, साइंटिफिक रिसर्च कॉर्पोरेशन। ठीक है बच्चे, साइंटिफिक रिसर्च कॉर्पोरेशन, यानी कि दोनों साथ में मिलकर के कॉर्पोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। और किस क्षेत्र के लिए कॉर्पोरेट करेंगे बच्चों, तो साइंटिफिक रिसर्च में कॉर्पोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है बच्चे, याद रखना। आंसर क्या मिलेगा आपको, इटली। तो इटली के साथ मिलकर के एक समझौता ज्ञापन, यानी कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है भारत के द्वारा, किस क्षेत्र के लिए भाई साहब, तो याद रखिएगा साइंटिफिक रिसर्च कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में। इस समझौते का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। दोनों देश तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। इससे शोध संस्थाओं के बीच साझेदारी मजबूत होगी, यानी कि जो इटली के शोधकर्ता होंगे, रिसर्चर्स होंगे, और जो हमारे देश के शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर्स होंगे, दोनों साथ में मिलकर के आगे की बातचीत करेंगे। ठीक है बच्चे, Who launched, किसने लॉन्च किया द यूनिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा सरकार की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना किसने शुरू की। ठीक है बच्चे, तो याद रखना बच्चे, जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा सभी जानते हो, ठीक है, इनको हम लोग जेपी नड्डा बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है बच्चों, जेपी नड्डा शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, जेपी नड्डा हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है बच्चे, जेपी नड्डा, तो जगत प्रकाश नड्डा। ये योजना 11 अप्रैल 2025 को कटक में लॉन्च की गई, कटक में लॉन्च की गई। ठीक है, वे भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना है, यानी कि गरीब से गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज पीपल है, मार्जिनलाइज सोसाइटी है, वो सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। तो आप देखोगे उड़ीसा सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा, यानी कि यूनिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया गया, यानी कि बहुत सारी हेल्थ स्कीम्स को एक कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, एक ऐसी स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है मुझे, उड़ीसा में कहा, कटक में। Which football club is popularly known as the Mariners? Mariners कहा जाता है जिनको, ठीक है, याद रखना, तो मोहन बगन सुपर जायंट। ठीक है बच्चे, मोहन बगन सुपर जायंट, ये फुटबॉल क्लब है बच्चे। देखिए,
फुटबॉल का क्या होता है ना कि जो मैच होता है ना क्लब के हिसाब से होता है। ये क्लब एक ही देश के 4 फुटबॉल क्लब हो सकते हैं किसी भी टूर्नामेंट में खेलने के लिए, तो क्लब की बात हो रही है। ठीक है बच्चे? तो ये क्या है? मोहन बगान सुपर जायंट। ठीक है? तो मोहन मोहन पता है कौन सा इस तरह की लैंग्वेज कहाँ पे होती है? कोलकाता में। ठीक है? यानी कि वेस्ट बंगाल, तो कोलकाता आप लोग देखोगे। ये क्लब कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1889 में की गई थी और भारत के सबसे पुराने फुटबॉल फुटबॉल क्लबों में से एक आपको ये दिखाई देगा। चलिए बच्चे, आगे देखते हैं। हाल ही में निधन हुई, ठीक है, कुमुदिनी लाखिया, ठीक है, कुमुदिनी लाखिया जी की निधन हो गई। वो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? तो कथक। ठीक है बच्चे, कथक से जुड़ी हुई है, कथक। याद रखना बच्चों, कथक। तो कुमुदिनी लाखिनी प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी और कोरियोग्राफर थी। ठीक है? कोरियोग्राफर थी। आपने अभी एक मूवी देखी होगी, उमराव जान। तो उमराव जान का जितना भी कोरियोग्राफी करवाई गई थी उमराव जान की, तो इन्होंने ही की थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कोरियोग्राफर थी। ठीक है बच्चे, याद रखना। कथक नृत्य को आधुनिक शैली में प्रस्तुत किया और उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था 2025 में ही। ठीक है बच्चे, उनका मृत्यु हो गई है, तो कमुदनी लाखिया नाम रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। Who was popularly known as the Tree Man of India? Tree Man of India के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? तो दरीपल्ली रमैया, दरीपल्ली रमैया को जानते हैं। ठीक है बच्चे, क्या? दरीपल्ली रमैया को हम लोग जानते हैं। ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तभी तो इनको ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि पर्यावरण वैज्ञानिक। ठीक है बच्चे, पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा कार्य करते हैं। ठीक है, पर्यावरण वैज्ञानिक। ठीक है बच्चे, पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में हम इनको जानते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए। तो पर्यावरण के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया है, तेलंगाना के हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में आप इनको जानते हो। ठीक है, उन्हें वनजीवी और चेतला रमैया के नाम से भी जाना जाता है। वनजीवी और चेतला रमैया के नाम से भी जाना जाता है। उनका निधन 12 अप्रैल 2025 को हुआ था। ठीक है बच्चे, ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दरीपल्ली रमैया। नाउ, दरीपल्ली रमैया को पद्म श्री किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2000। ठीक है बच्चे, 2017। और मैंने पद्म विभूषण की बात की थी पीछे। ठीक है बच्चे, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैंने पद्म विभूषण की बात की थी। क्लियर अपन बच्चों, याद रखना। ठीक है, अच्छा इसमें नहीं बात की थी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इनको पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इनको पद्म श्री भी अवार्ड दिया गया था 2017 से। ठीक है बच्चे, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया। उन्होंने लाखों पेड़ लगाए, डेफिनेटली, तभी इनको ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अनुसूचित जातियों के भीतर, अनुसूचित जातियों के भीतर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 एमसीक्यू है इससे रिलेटेड, ध्यान समझिएगा। अनुसूचित जातियों के भीतर आरक्षण का वर्गीकरण, याद रखना। अनुसूचित जातियों के भीतर आरक्षण का वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है बच्चे, भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो तेलंगाना है। क्या नाम है बच्चों? तो तेलंगाना है, तेलंगाना आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चे, चलिए। यह सरकार के एससी श्रेणी को 3 समूहों में भाग देता है, यानी कि एसटी तो है ही, तो एसटी को भी आगे 3 हिस्सों में ये डिवाइड कर देता है। तभी तो बोल रहा है कि अनुसूचित जातियों का भी वर्गीकरण किया गया, अनुसूचित जातियों को भी आगे सब पार्ट्स में बांट दिया गया है, तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि एससी में भी, शेड्यूल कास्ट में भी आप लोग देखोगे बहुत सारे अमीर गरीब, बहुत अच्छे संपन्न भी हैं, बहुत गरीब भी हैं, तो अलग अलग भांति भांति प्रकार के लोग हैं, तो भैया उनका वर्गीकरण किया जाए ताकि आरक्षण का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है बच्चे, ये नीति सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। चलिए, तेलंगाना ने अनुसूचित जाति वर्गों को कितने हिस्सों में बांटा है? तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, 3 समूह में बांटा है, 3 समूह में बांटा है। एक समूह आप देखोगे, ठीक है, एक समूह में 1 से 15 सबसे वंचित समुदाय रखे गए हैं, सबसे ज्यादा वंचित, यानी कि जो बहुत ज्यादा वुल्नरेबल है, समाज से, सोसाइटी से बहुत बाहर के लोग हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। समूह 2 देखोगे तो 18 मध्यम लाभ प्राप्त समुदाय है, यानी कि ना बहुत ज्यादा
इधर है और ना बहुत ज्यादा इधर है, मध्यम लेवल पर है। उसके बाद 26, ठीक है, समूह 3 में देखो 26 अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले समुदाय है, यानी कि इन दोनों से बेहतर स्थिति वाले समुदाय आप लोग यहाँ पर देखोगे, ठीक है बच्चे। चलिए उसके बाद आप क्या देख रहे हो, ठीक है, कि 3 समूह आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है बच्चे। तो तेलंगाना ने अनुसूचित जाति वर्ग को कितने समूहों में विभाजित किया है, तो 3 समूह आप लोग देखोगे, ठीक है बच्चे। चलिए संविधान के कौन से अनुच्छेद, संविधान के कौन से अनुच्छेद अनुसूचित जातियों को शिक्षा और नौकरियों में, अनुसूचित जातियों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है बच्चे। कौन सा आर्टिकल आप लोग बताओगे, कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 15 जो है भाई, और अनुच्छेद 16 जो है, ठीक है बच्चे। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 जो है ये बताता है कि भैया अनुसूचित जातियों को यहाँ पे आरक्षण मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में, ठीक है, शिक्षा में या फिर सरकारी नौकरी में कहीं पर भी। अनुच्छेद 15 शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देता है, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में आरक्षण देता है। यह प्रावधान सामाजिक समानता और न्याय के लिए बनाए गए हैं, यानी कि समाज में इक्वालिटी रहे और न्याय बरकरार रहे, इसलिए बनाए गए हैं, ठीक है बच्चे। चलिए who headed the committee to study sub categorization with schedule caste in Telangana। अब जाहिर सी बात है भैया, शेड्यूल कास्ट का कैटेगराइजेशन तो कर दिया गया है, तो यूं ही तो किया नहीं गया होगा, इतना बड़ा अगर डिसीजन लिया गया है तो कोई ना कोई कमेटी जरूर बनाई गई होगी, ठीक है बच्चे। इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए कमेटी होती है, बनाई ही जाती है। तो क्या देखोगे बच्चे आप यहाँ पे, ठीक है, शामीन अख्तर ने की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। वे तेलंगाना उच्च न्यायालय के सेना निवृत्त न्यायाधीश हैं, ठीक है बच्चे। यानी कि तेलंगाना हाई कोर्ट में ये पहले रिटायर्ड जज हैं वहां के, ठीक है बच्चे, याद रखना। समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था, इसका उद्देश्य एससी आरक्षण का, यानी कि जो रिजर्वेशन था सरकारी नौकरी में, संस्थाओं में, शिक्षा संस्थाओं में, का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना, ठीक है बच्चे। चलिए विच टीम वॉन द, किस टीम ने जीता है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष, ठीक है बच्चे, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, ठीक है बच्चे, याद रखना। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीता है, तो आप लिखोगे हॉकी पंजाब ने जीता है, ठीक है बच्चे। विच टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025, तो आंसर इज हॉकी पंजाब। और फाइनल में मध्य प्रदेश से इसका भिड़ंत हुआ था और मध्य प्रदेश को फाइनल में इसने हराया है। ये टीम का 5वां खिताब है, यानी कि 5 बार ये टीम जीत चुकी है, नाम याद रखना, हॉकी पंजाब 2025 का खिताब जीती थी, मेंस हॉकी नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है बच्चे। चलिए तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और फास्ट ट्रैक रिवीजन बच्चों, यानी कि हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं 72nd बीपीएससी के दौरान। तो आप छोटे छोटे नोट्स बनाते रहे, फिर इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखें, तो डेफिनेटली आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम के टाइम में आपकी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में फिर से नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।